बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। आइए फिर जल्दी से लाइव आ जाइए, 1 से 2 मिनट में फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संजय आ चुके हैं, कुलदीप जाटव आ चुके हैं, आर्यन चौधरी आ चुके हैं, पंकज, यश प्रताप सिंह, राहुल, उसके बाद उपांक्षा आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुके हैं, अंशु मिश्रा आ चुके हैं, परवेज खान आ चुके हैं, मोहम्मद इमरान आ चुके हैं। ठीक है भाई, प्रशांत फ्रॉम पटना आ चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो प्लीज यस बोलिए और थम्स अप दिखा दीजिए, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अंशु बेटा गुड इवनिंग एंड नमस्ते। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए हमें। संतोष कुमार जी आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, आकाश सिंह आ चुके हैं। ठीक है, आइए आइए, चलो फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे। और एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने कहा था हमारे बॉडी में कितनी ग्लैंड्स होती हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो दिन रात हमारे बॉडी में क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन्स, हॉर्मोन्स बनाती हैं। और ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। साकेत, पूजा, अमन उपाध्याय, यश प्रताप सिंह, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। सबके नाम लिखवा दिए थे आपको, सबकी लोकेशन बता दी थी, कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है ये बता दी थी। और उसके बाद उनके नंबर्स बता दिए थे, कितने नंबर में होती है कौन सी, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। अब मैंने कहा था कि हम कल से एक एक करके 9 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने जाएंगे हम। तो सबसे पहले लिखो पेनक्रियास 1 नंबर पे। अब आप कहोगे मैम पेनक्रियास क्यों पढ़ा रहे हो, पहले बड़ी बड़ी पढ़ लेते हैं फिर छोटी पढ़ेंगे, ठीक है। पेनक्रियास, अग्नाशय, कौन सी भी पढ़ना पहले। ऐसा नहीं है कि आप पहले पिट्यूटरी पढ़ोगे तो बाकी सब समझ में आएंगी, नहीं। किसी भी ग्लैंड का इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है कि पहले वो पढ़ोगे तो उसके बाद ये वाली पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, ये 9 की 9 लेकिन पढ़नी सारी है आपको। तो सबसे पहले लिख दो पेनक्रियास, अग्नाशय। अग्नाशय आपको पता होगा कहां होती है, तो लोकेशन तो हम पढ़ चुके थे मैम, ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है। और एब्डोमिनल कैविटी हम किसको बोलते हैं? उदर गुहा को बोलते हैं, जहां पर हमारा स्टमक शुरू होता है, पेट वाला पार्ट, जहां पे आपका पेट होता है, जहां पे आपका लीवर होता है, जहां पे आपका पेनक्रियास होता है, उस हिस्से को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उसे हम उदर गुहा कहते हैं। और कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि पेनक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि मैम ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। याद है ना आपको ये चीज? मैंने कहा था कि जो पेनक्रियास होती है वो एज ए एंडोक्राइन एज ए एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, यानी कि ये हार्मोन्स भी बनाती है और ये जूस भी बनाती है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पेनक्रियास कैसी होती है? तो हम पढ़ चुके हैं पेड़ के पत्ते जैसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाला ऑर्गन है, लेकिन इसको आप ग्लैंड भी बोलोगे। ये पेड़ के पत्ते जैसा होता है। और पेनक्रियास की खोज किसने की थी? तो पेनक्रियास की खोज की थी लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने, लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने बताया कि पेनक्रियास में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। पेनक्रियास के अंदर कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो जरा लिख लीजिए। पेनक्रियास के अंदर 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। नंबर 1 पे आती है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। 2 नंबर पे आती है बीटा सेल, बीटा कोशिका। नंबर 3 पे आती है डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका। 4 पे आती है एफ या डी सेल। और मैंने बताया था कि जो पेनक्रियास की ये ऊपर की तीनों सेल्स होती हैं, ये ही तो क्या बनाती हैं? हॉर्मोन्स बनाती हैं। ये तीनों क्या बना रही हैं? हार्मोन्स बनाती हैं। और ये जो नीचे वाली होती है ये क्या बनाती है बच्चा? ये बनाती है पेनक्रियाटिक जूस। इसके द्वारा हमारे बॉडी में एक जूस बनाया जाता है, जिस जूस को आप पेनक्रियाटिक जूस या जिसको आप अग्नाशय रस कहते हैं। तो अब आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैम ये हार्मोन बनाती हैं, इसलिए हम इन तीनों सेल्स को कहां पढ़ेंगे? हम इनको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसकी तरह काम करती हैं? एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम कर रही हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि ये हार्मोन बना रही है।
इसलिए। जबकि ये जो नीचे वाली सेल्स है एफ या डी, ये किसकी तरह काम करती है, ये जूस बना रही है, रस बना रही है, और रस बनाने वाली को आप किसमें लिखेंगे, आप एक्सोक्राइन में लिखोगे। ये बहिश्रावी ग्रंथि है, यानी कि पेनक्रियाज की एक कोशिका है जो बहिश्रावी की तरह काम करती है, बाकी 3 है जो अंतःश्रावी की तरह काम करती हैं। इसीलिए तो हमने क्या बोला, इसीलिए मैम हमने बोला पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आप खुद देख लो कि ये दोनों की तरह काम कर रही है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की भांति काम कर रही है। तो क्या मैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड कह दूं? हाँ जी मैम, आप कह सकते हो कि इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अब आप देखो पेनक्रियाज में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम ये यहां नहीं पढ़ेंगे, ये वैसे भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं डाइजेस्टिव सिस्टम में। याद है ना, पेनक्रियाटिक जूस बनता है 1 लीटर पर डे। पेनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, अगर आपको याद हो तो ये मैं पढ़ा चुकी हूं। तो ये हम एक्सोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बार बार नहीं पढ़ेंगे। हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, हम ऐसी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या बना रही हैं, हार्मोन, क्योंकि हमारा चैप्टर भी तो हार्मोन वाला चल रहा है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स है, ये दिन रात पेनक्रियाज के द्वारा हार्मोन बना रही हैं। और इस पेनक्रियाज की खोज किसने की थी, लैंगरहेंस ने। इसलिए लैंगरहेंस जी ने इन सेल्स को बोला था आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। तो पेनक्रियाज की ये जो सेल्स है ना, इनका एक नाम और भी होता है, इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस भी कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं किस ऑर्गन से रिलेटेड हैं, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, कहां पे पाई जाती हैं, तो आपको बताना है ये कहां पाई जाती हैं, ये हमारे पेनक्रियाज में पाई जाती हैं, ये हमारे पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। और ये उन ऑर्गन्स को, उन सेल्स को कहा जाता है जो दिन रात हार्मोन बना रही हैं। कल कोई बच्चा पूछ रहा था ना मेरे से ये क्वेश्चन कि मैम व्हाट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, मैंने कहा था कल की क्लास में आएगा, तो आ गया। देखो ये जो हार्मोन बना रही है ना, इन सेल्स को लैंगरहेंस ने बोला आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, लैंगरहेंस की दीपिकाएं, इनका नाम रखा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं, पेनक्रियाज में सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, सबसे ज्यादा याद रखनी है, ठीक है। ये याद रखना कि पेनक्रियाज के अंदर 70 से 90% पेनक्रिया आपकी जो बीटा सेल्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अब बात यह है कि मैम अल्फा कौन सा हार्मोन बनाता है, बीटा कौन सा, डेल्टा कौन सा, हम तो हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें यही पढ़ाओ। तो जरा वापस से नीचे हेडिंग डाल के लिखो बीटा सेल्स, एक बार फिर से हेडिंग डालो नीचे और लिखो पेनक्रियाज के अंदर कौन सी सेल्स हैं, बीटा सेल्स पहले पढ़ेंगे हम, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। पेनक्रियाज के अंदर ये सेल्स सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो बनाया हुआ हार्मोन है ना, वो बहुत फेमस हार्मोन है। अभी नाम लिखूंगी आप सब कह दोगे हाँ जी मैम हमने सुना है सुना है सुना है ना। तो पेनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। हाँ जी मैम याद आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, तो लिख दो पेनक्रियाज के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं यही क्या बनाती हैं, एक हार्मोन, और कौन सा हार्मोन आप बताओगे, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन के बारे में बहुत बार सुना है, आज बहुत अच्छे से सुन लोगे। सबसे पहले सुनो 2 पॉइंट इंसुलिन के बारे में। एक आता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये इसलिए आता है क्योंकि इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला था। तो लिख दो इंसुलिन की खोज की गई थी एच बेंटिंग एंड बेस्ट द्वारा। बेंटिंग एंड बेस्ट इन दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी, इसलिए आता है कि इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, क्योंकि इन दोनों ने नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसलिए, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन बनता है और इंसुलिन को बनने के लिए
कौन सा मिनरल चाहिए, कौन सा खनिज तत्व रिक्वायर्ड है इंसुलिन को बनने के लिए, यानी कि इंसुलिन बनाने के लिए हमारे बॉडी में कौन सा मिनरल होना चाहिए। तो आपको लिखना है Zn। Zn इज द सिंबल ऑफ जिंक, जिंक या सस्ता, सॉरी जस्ता नॉट सस्ता, जिंक या जस्ता, ठीक है। तो पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन बनता है, इसको बनाने के लिए जिंक चाहिए। तो आपके बॉडी में अगर जिंक है तो सही मात्रा में इंसुलिन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आती है बात कि मैम क्या करता है ये इंसुलिन। अच्छा मैं आपसे पूछूं इंसुलिन का नेचर क्या है, बता दोगे? हाँ जी, इंसुलिन का नेचर मतलब इंसुलिन की प्रकृति कैसी है, यानी कि इंसुलिन किसका बना हुआ है, कैसा हार्मोन है, जल्दी से बताओ। इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है, कल पढ़ाया था मैंने। इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन का नेचर कैसा है, प्रोटीन नेचर का है, ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। तो ये इंसुलिन से बनने वाले 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, वैसे तो 5 हो गए। इंसुलिन कौन से ग्रंथि बनाती है, कौन सी सेल्स बनाती हैं, इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन को बनाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, और इंसुलिन जो है वो उसका नेचर कैसा है। बिहार वालों को बिल्कुल प्रणाम, कुंदन सिन्हा बच्चा हो गया। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब बात आती है मैम इंसुलिन करता क्या है, इसका काम बताओ। तो लिखो, पहले लिखो फिर समझाती हूँ। FN का मतलब है फंक्शन, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है इट मेंटेन्स, लिखिए इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। हिंदी में लिखो, यह हमारे रक्त में शर्कराओं की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है, रक्त में शर्करा की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। अब शर्करा का मतलब क्या हो गया, बहुत बार पढ़ा चुकी हूं यार आप लोगों को। एक बात बहुत बार पढ़ा चुकी हूं कि हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उस शुगर का नाम क्या होता है। हमारे खून में जो शुगर होती है सबसे ज्यादा वो कौन सी होती है, हम ब्लड शुगर बोलते ही किसको हैं, हम इसी को बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल। भाई कितनी बार बता दिया कि ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, रक्त वाली शर्करा किसको बोलते हैं, हम ग्लूकोज को बोलते हैं। बताया कि नहीं बताया, एक बार कमेंट करके बता दो। नहीं बताया तो आज सुन लो, ठीक है, आगे नहीं बताऊंगी। ब्लड शुगर कोई भी आपसे पूछ ले कि आपके खून में सबसे ज्यादा शुगर, सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी पाई जाती है, रक्त वाली शर्करा कौन सी है, तो आप कहोगे ग्लूकोज है, ठीक है। इसलिए जब ग्लूकोज की कमी होती है तो आपको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है। बात समझ में आ गई। तो अब ये करता क्या है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आ गई मेरी बात। ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है यानी ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कैसे मैम, मान लो जब कभी भी आपके ब्लड में क्या आ जाए, एक्सेस शुगर आ जाए, यानी कि एक्सेस ग्लूकोज आ जाए। एक्सेस ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज ज्यादा आ गई, ग्लूकोज ज्यादा आ गई, आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा ली। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किस में बदल जाती हैं, ग्लूकोज में बदल जाती हैं, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। आप शहद, गुड़, चीनी, शक्कर, आप जो रोटी खाते हो, आप जो फल फ्रूट खाते हो, मिठाइयां खाते हो, सबसे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ाया था ना आपको मैंने। तो ये सारा जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो मान लो आपने अपने डाइट में कार्ब्स ज्यादा कर ली, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ गई, ज्यादा शर्करा आ गई, मतलब ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज आ गया। तो एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन इस एक्सेस ग्लूकोज को बदल देता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। किसमें बदल देता है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज ज्यादा था उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब ये ग्लाइकोजन जाता है और जाकर कहां पे स्टोर होता है, तो हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कौन था, किसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज ज्यादा होती है तो कहां जाके स्टोर हो जाती है, स्टोर हाउस में। स्टोर हाउस कौन है, लीवर। तो इंसुलिन का काम समझ में आया। जब कभी भी हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और वो ग्लाइकोजन जाके कहां स्टोर हो जाता है, वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। और इस ग्लाइकोजन को हम कह देते हैं स्टोर फूड या रिजर्व फूड। यानी कि जैसे हमारे गाड़ी में पेट्रोल डीजल रिजर्व होता है,
वैसे हमारे बॉडी में शुगर भी रिजर्व होती है, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये ग्लाइकोजन किसके पास है स्टोर? आपके लीवर के पास, आपके यकृत के पास। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी मैम आ गया। ये इंसुलिन का काम है, ये इंसुलिन अपना काम करता रहता है दिन रात। अब मान लो किसी दिन आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई, हो सकती है। कैसे हो सकती है मैम? इंसुलिन की कमी हो सकती है, मान लो आपका पैनक्रियाज खराब हो गया, आपके पैनक्रियाज की सेल्स डैमेज हो गई, आपके पैनक्रियाज में इंफेक्शन हो गया, तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इंसुलिन की कमी, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है? ज्यादा। इंसुलिन की कमी, इसका मतलब ग्लूकोज क्या हो गया? ब्लड में ज्यादा हो गया। मैंने ज्यादा का एरो बना दिया है, इंक्रीज हो गया। ये एरो कैसे बनता है? ऊपर इंक्रीज का बनता है। तो ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ग्लूकोज इंक्रीज हो गया। और ग्लूकोज ज्यादा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया एक स्टेज का नाम है, जिस स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने लग जाता है। और ये हाइपरग्लाइसेमिया ज्यादा दिन तक रहा तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, दैट इज नॉन एज डायबिटीज, जिसको आप हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं। और आप आम भाषा में बोलते हैं मुझे शुगर की बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी हो गई? मुझे शुगर की बीमारी हो गई। समझ में आया क्या? नहीं आया? एक बार फिर से सुन लो, सारा समझाती हूं अच्छे से। मैंने कहा कि इंसुलिन क्या करता है, जब भी आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो उस ज्यादा ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो अगर इंसुलिन की कमी कब होगी? या तो जेनेटिकली तरीके से हो सकती है, बाय बर्थ ही आप में इंसुलिन कम बन रहा है, मां के पेट से ही इंसुलिन कम बन रहा है, तो बच्चा मां के पेट से ही डायबिटीज लेके पैदा हो जाओगे। फिर बोलोगे ये तो हमारे आनुवांशिक है, हमारे दादा को भी थी, हमारे पापा को भी थी, तो हम में आ गई, फिर ऐसे बोलते हुए घूमोगे, है ना। तो इंसुलिन की कमी, तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया खून में, ग्लूकोज लेवल ज्यादा, तो उस स्टेज को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज। और हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज बहुत दिनों तक रह ली तो डॉक्टर की लैंग्वेज में आपको डायबिटीज हो गया, आपको मधुमेह रोग हो गया, और हमारी लैंग्वेज में हमारा शुगर बढ़ गया, हमारा शुगर बढ़ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कितना शुगर आना चाहिए कि वो नॉर्मल है? तो बच्चा एक चीज नोट डाउन कर लो यहाँ पे, बिफोर मील। बिफोर मील का मतलब है खाना खाने से पहले। अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करोगे, खाना खाने से पहले आना चाहिए 70 से 80 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। 1 डेसीलीटर ब्लड में 70 से 80 मिलीग्राम आपका शुगर लेवल आ रहा है, तो दैट इज नॉर्मल। अगर खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने में आप शुगर खा लोगे ना, खाने में आप ठूस लोगे, क्या आप खाओगे? रोटी, आप खाओगे सब्जियां, सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट होती है, आप खा लोगे मिठाई, तो इन सब में भी तो शुगर आ गई। तो खाना खाने के बाद कितनी आनी चाहिए? 180 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, मतलब इतनी कम आनी चाहिए, इससे कम आनी चाहिए। अब अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल आ रहा है 200, 250, 300, तो क्या हो गया? आपको शुगर की बीमारी हो गई है, आप में शुगर ज्यादा हो गया। खाना खाने से पहले आ रहा है 150, 200, तब भी भैया आपको शुगर के चांसेस हैं। तो ये लेवल आ रहा है, तब तक ठीक हो आप, यहां तक ठीक है आपके ब्लड की शुगर लेवल। अब इससे ज्यादा आ गया, खाना खाने के बाद 200, तुरंत आपने चेक करा 250, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दिखाऊं, मेरे पास रखा है, इसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ये डिवाइस होती है, अभी आपको दिखाती हूं कि कैसे चेक करते हैं। हाँ, ये रहा, ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम लिखा है ना इसके ऊपर, इस डिवाइस को बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर, और इसी से हम अपना ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। तो अगर इसमें आपने चेक किया, कैसे चेक करते हैं आपको मैं दिखा भी देती हूं, बहुत ही छोटे सा, कोई बड़ा काम नहीं है ऐसा। इस तरीके से देखो, एक इसमें ये डिवाइस होती है जिससे आप इस डिवाइस में निडल होती है, इसको आप ऐसे करोगे, हाथ पे पिन करोगे, आपका इसमें ब्लड आ जाएगा। उस ब्लड को एक इस तरीके की स्लाइड, ये इस तरीके का एक पेपर होता है, ये रहा पेपर, इस पेपर में से निकालोगे
और इस पेपर के ऊपर डाल दिया और इस डिवाइस में लगा दिया, यहाँ पे वो यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे लग गया तो इस डिवाइस में फिर थोड़ी देर के बाद आपका शुगर का लेवल बता देगा कि भैया ये आपका शुगर इतना आ रहा है, ठीक है, ये शुगर लेवल इतना आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी मशीन होती है, हर एक घर में मिलती है, आपने देखी भी होगी और नहीं देखी है तो आप गूगल पे फोटो डाल के देख लीजिएगा। इस तरीके से आप अपनी शुगर लेवल चेक करते हो। तो अगर खाना खाने के बाद इतना आ रहा है तो ठीक है, अब खाना खाने के बाद आपकी 200-250 आ रही है तो आप हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में आ चुके हो। ओके बच्चों, तो एग्जाम में क्या क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्या क्या कि इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, इंसुलिन का काम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब। अब इंसुलिन की कमी से क्या हो गया, डायबिटीज। अब डायबिटीज ना एक सेपरेट क्लास है, इस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, जब बीमारियां पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना सुन लो। तो हो गया आपका बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, कंप्लीट हो गई चीज। अब आ जाओ जरा अल्फा सेल लिख लो, बीटा सेल कंप्लीट हो गई ना। अब 2 नंबर पे लिखो पेनक्रियाज की दूसरी सेल्स को बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। और पेनक्रियाज की जो दूसरी सेल्स होती है वो हार्मोन बनाती है, जिस हार्मोन को ग्लूकागॉन हार्मोन कहा जाता है। ग्लूकागॉन, पेनक्रियाज की जो 2 नंबर की सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन बनाती हैं, जिस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन, ये आएगा ग्लूकागॉन, ठीक है। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ना, ये क्या करता है, ये जस्ट अपोजिट इंसुलिन के काम करता है। जो काम इंसुलिन करता है ना, इसका उल्टा काम करता है ये। अब इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदला। अब मान लो आप खाना नहीं खा रहे हो, मैं आपको बताऊं ये हार्मोन कब निकलता है, इसको फास्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, इसको फास्टिंग हार्मोन। आपने व्रत रखा है, आपके नवरात्रे चल रहे हैं या आप रोजे कर रहे हैं, उस समय इस हार्मोन की ज्यादा जरूरत पड़ती है आपके बॉडी में। यानी कि आपने व्रत रखा 9 दिन का, नव दुर्गे आने वाले हैं, है ना, तो नवरात्रों में आप फास्ट रखते हैं, तो नवरात्रों में 9 दिन आपने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा। तो आपकी सेल्स टिश्यूज कहेंगी भैया ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो आपके लीवर कहेगा डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरे पास पड़ा है ग्लूकोज। तो सब बोलेंगे किस फॉर्म में पड़ा है मेरे पास, तो लीवर कहेगा मेरे पास पड़ा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज से ही तो बना है, तो ग्लाइकोजन देगा लीवर और एक हार्मोन आएगा, कौन सा, ग्लूकागॉन हार्मोन। ये क्या करेगा, ये इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा और आपके बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज आ जाएगा। फिर ये ग्लूकोज टूटेगा और इसके टूटने से आपकी सेल्स टिश्यू सबको एनर्जी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। तो ये बताओ जरा, ये बताओ कि जब आप कभी भी फास्ट करते हो या आप किसी से गुस्सा हो गए, आपने खाना नहीं खाया, है ना, तो आपकी सेल्स थोड़ी ना ये बात समझती हैं कि आज तो इसका ब्रेकअप हो गया, आज ये खाना नहीं खाएगा। सेल्स कहती हैं हमें नहीं मतलब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमें तो दिन रात क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज का जब आपके बॉडी में इस टाइप की कंडीशन होती है, आपने व्रत रखा, आपने रोजा रखा, आपने खाना नहीं खाया, आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति कहां से की जाती है, ग्लूकोज लिया जाता है इस ग्लाइकोगोन को तोड़ के, इस ग्लाइकोजन को तोड़ के। और ग्लाइकोजन को कौन तोड़ता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन तोड़ता है, और किसमें, ग्लूकोज में। तो जो काम इंसुलिन ने किया था उसका विपरीत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम लोग बताओ जरा। इंसुलिन तो ऐसे कर रहा था और ये ऐसे कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को कहते हैं एक दूसरे के काउंटर अटैक हार्मोन या काउंटर एक्ट हार्मोन कहते हैं। इन दोनों को काउंटर एक्ट हार्मोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चा ये एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि एक जो काम करता है उसी का ही दूसरा विपरीत काम करता है। इसलिए आपसे पूछ ले हमारे बॉडी में कौन कौन से काउंटरएक्ट हार्मोन्स हैं, तो एक तो आज आपने पढ़ लिया, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके बॉडी में किसी दिन ग्लूकागॉन की कमी हो गई, मान लो हो सकती है, मान लो ग्लूकागॉन कम बना,
ग्लूकागॉन कम बना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैम ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कम बदलेगा। हाँ जी, ग्लूकागॉन कम बना, इसका मतलब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई, और ग्लूकोज की कमी कहलाती है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, अब क्या होगा? अब चक्कर आएंगे, अब बीपी लो होगा, बेहोश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, इसलिए। बात समझ में आ गई है? इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग नवरात्रि रखते हैं 5-6 दिन तो सही से काम करते हैं, अरे भैया 7वां दिन हो गया, अब तो चक्कर से आ रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आज का दिन तो निकल ही नहीं रहा। 8वां दिन तो और टफ लगता है उन्हें। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनके बॉडी में ग्लूकोज लेवल की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की कमी तो हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो शब्द का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन आएंगे कि हाइपोग्लाइसेमिया किस हार्मोन की कमी से होता है, हाइपरग्लाइसेमिया किस हार्मोन की कमी से होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है, सीधे डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, फिर मुझे मत कहना। हो गया दोनों? तो अल्फा और बीटा सेल से निकलने वाले दोनों हार्मोन पढ़ लिए होंगे आपने। अब आते हैं डेल्टा सेल से। 3 नंबर पे जो सेल होती है जिसको हम डेल्टा सेल कहते हैं। डेल्टा वाला इतना फेमस नहीं है। डेल्टा सेल जो हार्मोन बनाती है उस हार्मोन का नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन लिख लीजिए हिंदी में भी, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? लिखो, इट मेंटेन आर बीएमआर रेट। ये हमारे बीएमआर को संतुलित करके रखता है। लिख लो पहले, फिर फुल फॉर्म बताएंगे। बीएमआर को संतुलित करके रखता है कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बीएमआर को संतुलित रखता है। अब सबसे पहले तो बीएमआर का फुल फॉर्म ही बता दो मैम, बाकी तो आगे चलेंगे, है ना। मैम चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवा दो। क्वेश्चंस थ्योरी क्लास है ये, प्रैक्टिस बैच ले आएंगे आप लोगों के लिए मिनिमम कॉस्ट में ना। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ में ना हम लोग एक प्रैक्टिस बैच निकालेंगे, ठीक है। चलो, इट मेंटेन आर बीएमआर, बीएमआर को मेंटेन करता है। अब सबसे पहले बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। लिख दीजिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में लिखो आधार उपापचयी दर। हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा आधार उपापचयी दर। अब इसका मतलब क्या हो गया वो भी समझ लो जरा। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? सोमैटोस्टैटिन। अल्फा ने इंसुलिन बनाया, सॉरी अल्फा ने आपका ग्लूकागॉन बनाया, बीटा ने इंसुलिन बनाया, डेल्टा ने सोमैटोस्टैटिन बनाया। अब इस सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? बीएमआर को मेंटेन करता है। ये बीएमआर होता क्या है? सुनना, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको कौन सी गैस तोड़ती है? ऑक्सीजन तोड़ती है। हमारी सेल्स के पास, सबके पास क्या पड़ा है? ग्लूकोज पड़ा है ना। और इस ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? ऑक्सीजन। तो बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में। सब पढ़ा चुकी हूं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। अब सुनो, व्हाट इज बीएमआर। कोई भी सेल किस रेट से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है और उस ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज तोड़ रही है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रहा है, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको क्या कहते हैं हम? बीएमआर कहते हैं। यानी कि हमारी सेल्स के पास, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रही हूं। हाँ जी, फुल साइंस का आएगा प्रैक्टिस बैच, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, वो भी चैप्टर वाइज। क्या कहना चाह रही हूं मैं? ये कहना चाह रही हूं कि हमारी कोशिकाएं किस दर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कितना ग्लूकोज तोड़ा, कितना ग्लूकोज के टूटने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना, इसको बोलते हैं बीएमआर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। इसको
मेजर करते हैं मशीन से, मशीन होती है इसके बीएमआर मेजरिंग मशीन ही बोलते हैं उसको, उससे पता लगा लेते हैं कि आपका बीएमआर कितना है। अगर सही से चल रहा है सब आपकी सेल्स के पास तो भाई सही हो आप। अगर आपकी सेल्स के पास यहाँ ग्लूकोज ज्यादा है तो भाई मतलब किसका इंडिकेशन है, आपको ग्लूकोज ज्यादा का मतलब डायबिटीज है। कम है तो इसका मतलब कुछ डाइट वाइट सही से नहीं खा रहे हो। तो ये सब ना डॉक्टर तब चेक करता है जब आपको आपके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई क्या कहते हैं मतलब ऐसा होता है कि आप खा रहे हो बहुत ज्यादा लेकिन आपका वजन कम होता जा रहा है, तब डॉक्टर आपका बीएमआर चेक करता है। या आपका तब बीएमआर चेक करता है तब आपका बीपी लो हो रखा है, आपको चक्कर वक्कर आते हैं, उस समय डॉक्टर ज्यादातर बीएमआर वगैरह को चेक करने के लिए आपको टेस्ट लिख के देता है, ऐसा कुछ करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जिस रेट से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है आपकी सेल्स, उसी रेट को हम बीएमआर रेट कहते हैं। और ये बीएमआर रेट आपका बीपी लो के समय चेक होता है या आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है उस समय डॉक्टर चेक करता है। एक होता है बीएमआई, मैंने बीएमआई आपको निकालना नहीं बताया ना, ओहो, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये भी आपको पढ़ा दूंगी एक दिन ना, बॉडी मास इंडेक्स भी कैसे करते हैं निकालते हैं ये बता दूंगी। ये बीएमआर है, ये बीएमआई है। तो ये हो गया आपका पेनक्रियाज के बारे में आपने पढ़ लिया। पहली ग्रंथि कौन सी, पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें 3 टाइप की सेल्स ऐसी हैं जो हार्मोन बनाती हैं, एक टाइप की सेल ऐसी है जो क्या बनाती है, जो मैम हमारे बॉडी में पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, लेकिन जूस वाली हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम बाकी 3 पढ़ेंगे। और बाकी 3 में आपने पढ़ लिए 3 हार्मोन, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन और तीसरा कौन सा, 3 नंबर पे आपने पढ़ लिया यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन। और तीनों के नाम याद होने चाहिए, तीनों कौन कौन सी सेल्स बनाती हैं, तीनों के फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो पहली ग्लैंड आपकी कंप्लीट हो गई, दैट इज पेनक्रियाज। क्वेश्चन बहुत सारे बन गए, खुद से बना लो। इंसुलिन कौन सी सेल्स बनाती है, इंसुलिन को बनने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा, ये सारे कुछ क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। इंसुलिन का विपरीत हार्मोन कौन सा होता है, फास्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, ऐसा ऐसा करके आप खुद बना लो। अब दूसरी ग्लैंड लिखो एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, और हिंदी में लिखना अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। याद तो होगा कि ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हाँ जी, वृक्क का मतलब क्या था, किडनी, तो ये ग्लैंड की लोकेशन क्या होगी, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनीज। इस तरीके से देखो बच्चा, ये आपकी लेफ्ट किडनी, ये आपकी राइट किडनी, यानी कि बाएं और दाएं किडनी। किडनियों के ऊपर की तरफ इस तरीके से होती है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड 2 होती हैं, एक लेफ्ट किडनी पे एक राइट किडनी पे। तो ये आपकी किडनी है, गुर्दे हैं आपके, और गुर्दों के ऊपर कौन सी ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। बात समझ में आ गई। और एड्रीनल ग्लैंड जो होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड 2 हिस्सों में बंटी हुई होती है। कैसे, तो आप खुद देख लो, ये होता है एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट, ऐसे ऐसे, ये आउटर वाला भाग है, ये आउटर है जो मैंने येलो कलर से बना दिया, और जो रेड कलर से बना दिया वो इनर पार्ट है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये जो ग्रंथि है ना, इसके 2 पार्ट है, 2 भाग हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, जब 2 अलग अलग पार्ट हैं तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग हार्मोन बनेंगे। बिल्कुल मैम, तो हमें अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो चलो फिर बात करते हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड का आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है। कभी कभी तो यही आ जाता है एग्जाम में, हिंदी में वल्कुट भाग कहते हैं। तो लिखो एड्रीनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा वल्कुट कहलाता है। द आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। ये जो अंदर वाला लाल कलर से बनाया ना आपने, इसको लिखो मेड्यूला, और हिंदी में लिखो पिंड भाग, हिंदी में पिंड बोलते हैं। तो जरा एक बार याद यहीं पे कर लो कि अंदर वाला क्या कहलाएगा, मेड्यूला, और बाहर वाला क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन। पहले तो नाम ही याद कर लो, बाहरी कौन सा है, अंदर वाला कौन सा है, पहले तो ये याद होना चाहिए आपको। अब याद हो गया होगा, 1 मिनट लगती है इतना सा चीज तो याद करने में। ओके चलो,
अब बात ये आती है बच्चा कि इससे कौन से हार्मोन बने और इससे कौन से हार्मोन बने। भैया दो नाम अलग अलग है तो हार्मोन तो अलग अलग ही बनेंगे ना, हार्मोन तो अलग अलग ही बनेंगे ना, है ना। तो चलो फिर आ जाओ, फिर लिख लो जरा। पहले कौन से पढ़े, पहले कॉर्टेक्स पढ़ लो, कोई बात नहीं। आइए जरा नीचे लिखिए कॉर्टेक्स भाग। अब कॉर्टेक्स कौन सा है, बाहरी भाग है, यानी कि आउटर पार्ट है। आउटर वाला पार्ट जो है ना, वो बच्चा कितने टाइप के हॉर्मोन्स बनाता है वो लिख लो। 3 टाइप के। कॉर्टेक्स वाले हिस्से से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, सब में, मेरे में, आप में, सब में बनते हैं ये हॉर्मोन्स। ऐसा नहीं है कि बस मेरे में बन रहे हैं आप में नहीं बन रहे हैं ना। तो 3 हॉर्मोन्स बनाता है। अब नाम तो याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। सबसे पहला ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, देखो कॉर्टिकोइड्स नाम है, इसको बोल दो आप, इसके आगे ग्लूको ऐड कर दो तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स बन जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स। 2 नंबर पे आता है, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। मिनरेलो लगा दो और फिर कॉर्टिकोइड्स लिख दो, फिर कॉर्टिकोइड्स लिख दो। हिंदी में सेम नाम है, बड़े टफ नाम है ना, पता नहीं किसने रखे हैं। मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हार्मोन है ना, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, उनको कोर्टिसोल कहा जाता है। इसलिए कभी कभी इन हार्मोन्स के नाम को कोर्टिसोल्स हार्मोन्स भी लिखा जाता है। तो कभी आ जाए ना कोर्टिसोल हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तब भी आपका एड्रिनल ही आंसर होगा। ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, उसको कोर्टिसोल कहा जाता है। पहले लिख लो फिर बता देंगे ये बात भी, ठीक है। 3 नंबर पे आते हैं एंड्रोजन हॉर्मोन्स। एंड्रोजन हॉर्मोन सेम नाम हिंदी में है। सबसे पहले तो मैम ये एक बार फिर से नाम बोल दो सारे, तो हम थोड़ा सा याद करने का तकलीफ उड़ा ले। थोड़ा सुनो, मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी वाला हिस्सा है उससे 3 बड़े फेमस हार्मोन निकलते हैं। और ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं ना, ये तीनों हार्मोन जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, जिस समूह से बिलोंग करते हैं ना, उस समूह को बोलते हैं कोर्टिसोल्स। तो अगर आपका आ गया कि कोर्टिकोल या कोर्टिसोल्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो आपका आंसर तो यही होगा ना, आंसर तो यही होगा ना, ठीक है, याद भी जाता है। मैम आप बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ईमानदारी जीवन में जरूरी है। कोई भी काम करोगे उसमें ईमानदारी तो रखना ही पड़ेगा, बिना ईमानदारी के तो कुछ नहीं हो सकता। और ईमानदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ईमानदार आदमी कभी किसी से दबता नहीं है, डरता नहीं है ना। आप मुझे डरा के दिखा दो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी क्योंकि मैं ईमानदार हूं काम में अपने। मुझे कोई भी स्टाफ, इस कंपनी का कोई भी स्टाफ या इस कंपनी का कोई भी बंदा मुझे आके डरा के दिखा दे, नहीं डरा सकता। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। इसलिए बच्चा ईमानदार तो हर काम के लिए आपको रहना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी ईमानदार रहना पड़ेगा, है ना। बिना ईमानदारी के कुछ नहीं हो सकता। आइए जरा बात करते हैं, मैम ये टफ टफ से नाम कहाँ से ले आती हैं आप। क्या करूं मैं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एकदम चिक्कू मिंकू ऐसे नाम रख देती इनके, लेकिन क्या करें, अब याद तो करने पड़ेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, एंड्रोजन हार्मोन। कॉर्टिकोइड्स हार्मोन के आगे ग्लूको लगा दो तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड शब्द के आगे मिनरल्स, मिनरेलो लगा दो तो मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। अल्लो आसान हो गया। अब सुनो, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स क्या काम करता है। ये हार्मोन शुगर लेवल को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप कहोगे अरे मैम थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया ग्लूकोज शुगर लेवल को मेंटेन करता है, अब आप कहने लग गई कि आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स करता है, नियंत्रित शुगर को नियंत्रित करता है। अब आपने ध्यान से नहीं सुना, मैम ने तो सही पढ़ा। मैम ने लिखा था इंसुलिन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में कितना ग्लूकोज है उसको मेंटेन करता है इंसुलिन। अब सिर्फ खून में ग्लूकोज थोड़ी होता है, ग्लूकोज तो हर जगह होता है। तो ब्लड वाले को मेंटेन इंसुलिन करता है, बाकी सारी जगह के ग्लूकोज को कौन मेंटेन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। अब आ गया मैम समझ में।
ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। शुगर तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज बहुत सारी फॉर्म में होती है ना, सिर्फ ग्लूकोज फॉर्म में थोड़ी होती है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप याद रखोगे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का काम होता है शुगर लेवल को मेंटेन करना, यानी कि हमारे बॉडी में कितना शुगर किस हिस्से में होना चाहिए, किस ऑर्गन के पास, उसको मेंटेन करने का काम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का होता है। हो गया। दूसरा, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, नाम से क्लियर है, मिनरल्स को मेंटेन करता है। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज तत्व है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों में एक बात बता दूं कि ये सोल्ट बैलेंसिंग का काम करता है। ये हमारे बॉडी में सोल्ट बैलेंसिंग का, नमक की मात्रा को कंट्रोल करता है, नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। नमक की मात्रा पर संतुलन बनाना, लिख दो, संतुलन बनाना, लिख दिए होंगे आपने। और तीसरा, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है। और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण मेल फीमेल दोनों बॉडी में बनाता है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, लेकिन लड़कों में थोड़ा ज्यादा निकलता है ये एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है। अगर किसी में भी एंड्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा तो उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई मेरी? ये लैंगिक लक्षणों को बनाने का काम करता है, सेक्सुअल ग्रोथ करवाने का काम करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाता है, ग्रोथ करवाता है। मेल में थोड़ा ज्यादा बनता है, फीमेल में थोड़ा कम बनता है, लेकिन दोनों में बनता है। अब जरा आओ, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है ना, ये ना इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन यानी कि आपकी सेल के पास किसी भी टाइप का स्ट्रेस है। अब सेल के पास स्ट्रेस कैसा होगा? अब आप लोगों का स्ट्रेस तो ये होता है कि मैम हम 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है। आपको तो इस टाइप के स्ट्रेस होते होंगे। अब सेल्स के पास क्या स्ट्रेस है? हमारे पास ग्लूकोज नहीं आ रहा है, बिना ग्लूकोज के हम क्या करें, है ना। हमारे पास पानी की कमी हो गई, हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का होता है। अब जरा ध्यान से सुन लो, एक बार लास्टली बता रही हूं आपको, इसके बाद नहीं रिपीट करूंगी मैं, ये लास्ट है। क्या मैंने कहा कि कॉर्टेक्स आउटर वाला पार्ट है और उसमें से 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। अतुल सिंह मैम आई एम इन 8th क्लास। अरे 8वीं क्लास के बच्चे हो आप, और मैं अभी से सीजीएल की तैयारी शुरू कर दिया हूं, क्या ये सही समय है? अतुल ढंग से बड़ा तो हो ले, अभी से क्या तू सीजीएल की तैयारी करेगा? जीवन तो जी ले अपना पहले ढंग से। 8वीं क्लास से? ओहो अतुल, इतना जीवन में सीरियस नहीं होना। आजकल के बच्चों को वैसे ही इतना सारा डिप्रेशन रहता है। अभी क्या, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, बढ़िया 12वीं क्लास करो अच्छे से। क्या पता आज तुम सोच रहे हो कि मुझे सीजीएल की तैयारी करना है, सरकारी नौकरी का एग्जाम देना है, 12वीं क्लास तक आते 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 तुम्हारा भरोसा ही उठ जाए सरकारी नौकरी से, तुम कहो मुझे सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, मुझे तो बीटेक करनी है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। तो काहे को इतना लोड लेके बैठे हो तुम अभी से? अतुल बेटा बहुत छोटे हो तुम, बहुत ज्यादा छोटे हो। इतना सीरियस? मम्मी पापा का प्रेशर तो नहीं है? मम्मी पापा का प्रेशर है तो उनसे मेरी बात करवा देना। चलो सुनो, मैंने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले हिस्से से 3 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन हार्मोन्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का पहला काम है शुगर लेवल को कंट्रोल करना या मेंटेन करना। दूसरा काम स्ट्रेस को अब देखो, इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, मैंने बताया ना, वैसा वाला स्ट्रेस नहीं जो आप समझ रहे हो। कौन सी सेल के पास किस चीज की कमी होगी तो स्ट्रेस कंडीशन बन सकती है, उस स्ट्रेस कंडीशन को ना बनने देने का काम है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। मिनरलोकोर्टिकोइड्स का काम होता है सोल्ट बैलेंसिंग का, और एंड्रोजन हार्मोन्स का काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना, लैंगिक लक्षण बनाना। अब लड़के में लड़के वाला टाइप के, लड़की में लड़की वाला टाइप के बनाएगा, राइट। अब जरा सुनो, शुगर का 1 S हो गया, स्ट्रेस का 2 S हो गया,
और सोल्ट का 3 एस हो गया और सेक्सुअल कैरेक्टर का 4 एस हो गया। तो बताओ जरा ये कितने एस को कंट्रोल कर रहा है? 4 एस को। तो मैं इस ग्रंथि का नाम रख दूं 4S ग्लैंड। इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि या 4S ग्लैंड भी कहते हैं। और कल की क्लास याद करो, मैंने बताया था कि हम एड्रिनल ग्लैंड को 3F एंड 4S ग्लैंड कहते हैं, है ना। मैम रैंक 1 लाना है, इसलिए अभी से तैयारी कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट अतुल, ऑल द बेस्ट, शाबाश। चलो सुनो, तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं, कौन सी ग्लैंड है जो 4S ग्लैंड के नाम से फेमस है, तो आप बताओगे वो एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल का ग्लैंड का कौन सा हिस्सा है जो 4S को कंट्रोल करता है? कौन सा हिस्सा है ये? आउटर वाला। आउटर बोले तो कॉर्टेक्स यानी कि बाहरी भाग का नाम क्या है? वल्कुट भाग। अब जरा बता दो 4S का मतलब क्या हो गया? मैम 4S का मतलब शुगर, स्ट्रेस, सॉल्ट, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये 4S को कंट्रोल कर रही है बेचारी कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ये तो हुआ है अभी सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट। अभी तो इनर वाले पार्ट से भी तो हार्मोन निकलेंगे ना, बिल्कुल निकलेंगे, है ना। तो जरा देखिए जरा कि इनर वाले पार्ट से और कौन से निकलते हैं। ऊपर से तो नहीं जा रही है क्लास? थोड़ा सा टफ हो रहा होगा ना आज की क्लास में नाम से ऐसे याद करना। दिमाग में बैठ तो रही है ना चीज, नहीं बैठ रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझे रोक दो कि मैम इतना ही पढ़ाओ, लेकिन समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्लास में खत्म होगा, चैप्टर 4 में कर देंगे। कहाँ भाग रहे हो आप, कहाँ भाग रही हूँ मैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए चीजें। अगर समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पे लिखूं मेडुला पार्ट, इनर वाला पार्ट। इनर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेडुला, पिंड भाग। जैसे पंजाब में तो पिंड किसको बोलते हैं? गांव को, लेकिन यहाँ पे मेडुला पार्ट को हम पिंड वाला भाग बोलेंगे। और ये कौन सा है? ये एड्रिनल ग्लैंड का इनर वाला पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है। और इससे जो हार्मोन बनते हैं वो कौन से? इससे पहले तो समझो 2 हार्मोन बनते हैं। ऊपर वाले से कितने निकले थे? 3। इससे कितने? 2 हार्मोन्स। इससे 2 हार्मोन का श्रावण होता है। और ये जो हार्मोन होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इन हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन में ही निकलते हैं। अभी बताते हैं आपको किस टाइप की इमरजेंसी। पहले तो नाम लिखो ना, नाम लिखोगे तभी तो बताएंगे। 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? इन हार्मोन को नाम लिखो पहले। पहला हार्मोन है एड्रीनिलीन हार्मोन। एड्रीनिलीन, सेम नाम हिंदी में लिख दो बच्चा, एड्रीनिलीन। या फिर इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन, एड्रीनिलीन या एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। दूसरा लिखो नोर एड्रीनिलीन, नोर लगा दो, NOR, नोर एड्रीनिलीन, या इसका दूसरा नाम हो गया नोर एपिनेफ्रीन। नोर एपिनेफ्रीन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों प्लीज पूरा लिख लेना, ठीक है। मैंने नोर लिख दिया है, नोर के आगे लिख देना एड्रीनिलीन। चलो लिख दे रहे हैं तो गुस्सा हो जाओगे तुम लोग, मैम तो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाती है। बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं ऐसा। नोर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, ये लो हो गया। एड्रीनिलीन या एपिनेफ्रीन, नोर एड्रीनिलीन या नोर एपिनेफ्रीन। और अब लिख दो पहले तो इन हार्मोन्स को कहते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन। इनको कैसे हार्मोन्स? इमरजेंसी हार्मोन्स। अरे मैम कैसी इमरजेंसी? अभी बताऊंगी, तुरंत समझ जाओगे। इन हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्यों मैम? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन लगती है तभी रिलीज होते हैं। अरे मैम कैसी इमरजेंसी कंडीशन? अभी बताती हूँ आपको कैसी। ये हार्मोन तब निकलते हैं जब आपको किसी भी चीज का डर लग रहा है। फियर, फियर का मतलब होता है डर लग रहा,
या आपको किसी भी चीज का एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? उत्तेजना है। किसी चीज की उत्तेजित हो रहे हो आप बहुत ज्यादा। ओहो कल तो मेरा बर्थडे है, कल स्कूल नहीं जाऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा, बढ़िया पार्टी करूंगा, बाइक चलाऊंगा, बढ़िया एकदम घूमूंगा फिरूंगा। एक्साइटमेंट। 3 दिन की स्कूल की छुट्टी, एक्साइटमेंट है ना। डर लग रहा है, एग्जाम आने वाले हैं, ओ भैया कल एग्जाम है, बहुत डर लग रहा है, मम्मी आज रात को नींद नहीं आएगी। उस चीज के बारे में, इस टाइप की इमरजेंसी। जब इस टाइप की इमरजेंसी होती है ना, आपको किसी भी चीज का डर लग रहा है, आपको एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, आप नर्वस हो रहे हैं। नर्वसनेस भी लिख लो आप। नर्वस का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं नर्वस को? नर्वस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इस टाइप की जो इमरजेंसी कंडीशन है ना, तब आपके बॉडी में ये हार्मोन निकलते हैं। अब बताओ जरा, जब डर लगता है तो क्या क्या होता है, या जब आपको एक्साइटमेंट होती है तो क्या क्या होता है, या आप जब नर्वस होते हो तो क्या क्या होता है आपके बॉडी में? आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं बच्चा, और वो चेंजेस कहलाते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। आप खुद बता दो, आप बता दो, अगर मैं आपके सामने इस कमरे में आपको बंद कर दूं और इस कमरे में एक सांप छोड़ दूं मैं, क्या क्या होगा आपके शरीर के अंदर? अरे मैम कैसी बात करती हो, डर लगेगा हमें। डर तो लगेगा, साथ में क्या क्या होगा आप बताओ। आप बताओ जरा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी। अगर मैंने इस कमरे में आपको एक सांप के साथ बंद कर दिया तो कैसा कैसा डर लगेगा? डर लगेगा ही, सबको लगेगा। डर लगे तो डर लगने पर आपके बॉडी में ये हार्मोन निकलेंगे, और यही हार्मोन आपको डर महसूस करवाएंगे कि भैया ये सांप है, खिलौना नहीं है। ये यही हार्मोन फील करवाते हैं, इससे बच के रहना। तो क्या क्या होगा डर लगेगा तो? सबसे पहला मैम, गला सूख जाएगा, सलाइवा डिक्रीज हो जाता है मुंह के अंदर। जो लार है ना, वो लार कम बनना शुरू हो जाता है। लार का कम बनना, गला सूख जाता है ना, एक तो प्यास लग गई मैम, गला सूख गया एकदम, गला कड़वा कड़वा लग रहा है, लार का कम बनना। दूसरा मैम, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूस बम्स लिख लेना, गूस बम्स, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल। और तीसरा, कंप कपाने लग जाओगे, शिवरिंग, बॉडी में कंपकपी उठ जाएगी ऐसे, जिसको हम इंग्लिश में शिवरिंग बोलते हैं। कंपकपी है ना, मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होने लग जाएगा बॉडी में, वाइब्रेशन, या शिवरिंग लिख लो, वाइब्रेशन होने लग जाएगा। और इसके अलावा बताओ और क्या होने लग जाता है? हाँ जी मैम, पसीना आने लग जाएगा, यानी कि स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा। तो ये जो सारे चेंजेस है ना, ये सारे चेंजेस यही हार्मोन लाते हैं आपके बॉडी में। आपको सांप के साथ मैंने बंद करा, घबराहट हुई बहुत ज्यादा, नर्वसनेस हुई बहुत ज्यादा, गला सूख गया, लार का बनना बंद हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर में शिवरिंग, कंपकपी उठ गई, वाइब्रेशन सा पैदा होने लग गया, हाथ पांव में धुजनी, हमारे यहाँ बोलते हैं धुजनी छुटना, धुजनी छुट गई आपके, और पसीना आ गया। तो ये सारे काम इन्हीं हॉर्मोन्स के हैं। यही तो इमरजेंसी है, और क्या है? इमरजेंसी लग गई भैया, सांप आ गया, काट जाएगा, मर जाऊंगा मैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपको डर लगा तो दो ही चीज होंगी, या तो आप उस डर से क्या करोगे, फाइट करोगे, लड़ोगे, उस सांप से लड़ोगे, या फिर क्या होगा, वहां से फ्लाई कर जाओगे, वहां से उड़ जाओगे। उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे? नहीं उड़े तो वो सांप आपको काट जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, आप मर जाओगे। मरोगे कि नहीं मरोगे? बिल्कुल मर जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ग्रंथि आपको सिखाती है डू और डाई, करो या मरो, या तो सांप का सामना कर जाओ। इसको बोलते हैं हम डू और डाई ग्लैंड, या तो करो या मर जाओ, करो या मरो। या इसको बोलते हैं डू और फ्लाई, या तो करो या वहां से उड़ जाओ। उड़ने का मतलब पंख खोल के नहीं उड़ना, पापा की परी नहीं बनना। उड़ने का मतलब उस जगह से हट जाओ भैया, भाग जाओ वहां से। तो इसको बोलते हैं करो या उड़ो, या करो या भागो, या करो या मरो। तो ये सारे नाम किस ग्रंथि के हैं? एड्रीनल ग्लैंड को। और देखो ये 3 F को कंट्रोल करती है, फियर, फाइट, फ्लाइट। फ्लाइट या फ्लाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फियर, फाइट, फ्लाइट।
तो आप लिखना 3F का मतलब यही तो हो गया। इसका मतलब ये ग्लैंड 3F को भी कंट्रोल कर रही है, लेकिन कौन सा हिस्सा? अंदर वाला। जो एड्रीनल ग्लैंड का आउटर वाला पार्ट होता है ना, आउटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 4S को कंट्रोल करता है, जबकि अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या करता है? 3F को कंट्रोल करता है। अब 4S का मतलब क्या था? सॉल्ट, शुगर, स्ट्रेस, सेक्सुअल कैरेक्टर। 3F का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट या फ्लाई। हाँ, हार्ट बीट बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे, तो लिखना ही भूल गए। जब आपको डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज, दिल की धड़कनें धक 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 ऐसे होने लग जाता है, सांस तेजी से लेना शुरू कर देते हो, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन भी रेट भी बढ़ जाती है, सांस लेने की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो बताओ जरा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया 4S ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड, 3F ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड भी किसको बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से इमरजेंसी हार्मोन बनते हैं, बिल्कुल कब? जब आपको डर लगता है, आपको एक्साइटमेंट होती है, आपका रिजल्ट आने वाला है, आप नर्वस हो। जैसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो उस समय आपको लास्ट के 10 मिनट में कैसा लग रहा था? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, प्लीज सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेस करवा देना। सब पूरा भारत देश, आप और मैं नहीं, पूरा भारत देश इंतजार कर रहा था, पूरा भारत देश ही नर्वस हो रखे थे। और इसरो के साइंटिस्ट की तो सब लोगों की शक्ल उतरी हुई थी। और जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेस हो गई, चांद पे पहुंच गया आपका चंद्रयान 3, तो सब लोगों में एक्साइटमेंट हो गया, सब लोग खुशी से पागल हो गए, है ना, तालियां बजाने लग गए। तो जब कभी भी आपके बॉडी में किसी टाइप का डर लगता है, एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, रिजल्ट आने वाला होता है किसी चीज का, तो उस टाइप में जो उस समय आपके बॉडी में कुछ इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, और वो यही इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं? ये सारे बदलाव लाते हैं। धड़कनों को तेज तेज बना देगा, सांस लेने की दर को बढ़ा देता है, मुंह में लार कम कर देता है, रोंगटे खड़े कर देता है, कंपकपी ले आते हैं, स्वेटिंग पसीना ले आते हैं। और इसी ग्रंथि को हम डू और डाई, करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो, या आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपका आज की 2 ग्रंथियां कंप्लीट। 2 ग्लैंड पढ़ लिया आपने, कौन कौन सी? पेनक्रियास एंड एड्रीनल। अब नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगी छोटी मोटी, ये गोनेड्स हो गई, और थाइमस ग्लैंड हो गई, और थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये 3 नेक्स्ट में करेंगे, तो 5 हो जाएंगी। हो सकता है अभी 3 क्लास और हों, देखते हैं, बड़ी बड़ी थी ये दोनों।